हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था और दूसरा हमने मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान ली थी। आखिर मेसोपोटामिया जो हमारी सबसे प्राचीन कह सकते हैं, जो शहरी जो सिविलाइज जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया, उसके बारे में हमने थोड़ी डिटेल पढ़ी थी कि कहाँ ये इस्टेब्लिश है वगैरह वगैरह, और भी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो जो मेरा कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले उन 2 पार्ट को देखे, उसके बाद आके इस पार्ट को देखे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो हम मेसोपोटामिया और उसका भूगोल देखेंगे कि जो मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी कैसी थी, मतलब ज्योग्राफिकली रूप से मतलब कैसे इस्टेब्लिश था, उसकी ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, हम जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी सोसाइटी समाज वगैरह। जब हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें और कनेक्टेड सब्जेक्ट भी होंगी हमारी। हम पॉलिटी भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हम उसकी इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोई एक पार्ट तो हम कंप्लीट नहीं कर रहे उसका। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह का वहाँ पे जो प्रशासन था, तो वो हमारी पॉलिटी में कवर हो जाएगा। लोग मतलब क्या वर्क वगैरह करते थे, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, कैसे जीवन जीते थे, मतलब किस किस पे डिपेंड था उनकी लाइफ, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इकोनॉमिक्स हो जाएगी वो। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी जो फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब किस तरह फैला हुआ था या कहाँ बसा हुआ, तो वो उसकी भौगोलिक स्थिति हो जाएगी। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सब्जेक्टों को कनेक्ट होके पढ़ेंगे। कोई ये एक नहीं कि इसमें ही कवर हो जाएगा आपका हिस्ट्री में, तो उसमें आप साथ लेके चलते हो सब्जेक्टों को। तो हम इसी तरह से हम उसकी क्या पढ़ेंगे, उसका ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। तो हमने जो मेसोपोटामिया है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान ली थी कि मेसोपोटामिया जो है इसका नाम मतलब मेसोपोटामिया है क्या आखिर। तो हमने देखा कि ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना है, मेसोस और जो पोटामस। तो मेसोस का मीनिंग होता है मध्य और पोटामस का मतलब होता है नदी से मिलकर बना होना। तो हमने देखा कि जो मेसोपोटामिया है 2 नदियों के जो क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ पर बसा हुआ था मेसोपोटामिया। मतलब वो वाला एरिया है उसको मेसोपोटामिया कहा गया था। हमने ये देखो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ लिया था। तो ये आपका मेसोपोटामिया है। तो ये 2 नदी दिख रही हैं, इनका जो यहाँ ये 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया था आपका। यहाँ दजला फरात आपको दिख रही है। तो यहाँ अब इसकी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी वो कैसी थी और मतलब कहाँ किस एरिया में क्या था। तो आप देखोगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप यहाँ एक तरह से आपका ये हो गया आपका नदर्न एरिया, ठीक है, नॉर्थ हो गया, उत्तर। यहाँ आपका सदर्न एरिया हो गया, साउथ हो गया जो आपका दक्षिणी हिस्सा, और इधर आपका वेस्टर्न और ये आपका ईस्टर्न, ठीक है। तो अब हम इस एरिया को ही कवर करेंगे कि ये जो इसकी ज्योग्राफी थी इन पे कैसे डिपेंड करती थी, मतलब इसका जो ज्योग्राफिकल कल्चर कैसा था, उसका इस कंट्री मतलब इस जो इस सभ्यता पर क्या असर पड़ा था, क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो वही हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो देखेंगे वो नदन वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ। तो यहाँ सिचुएशन कैसी थी, कैसी यहाँ की जो आपका वनस्पति वगैरह ये सब कैसा था यहाँ पर, मतलब यहाँ फील्ड्स थे क्या था, वो सब कुछ देखेंगे। तो इराक देखो हमने ये वाला पार्ट ये देख लिया था कि जो आज का एट प्रेजेंट टाइम का जो इराक है वही मेसोपोटामिया का एरिया था, ठीक है। तो अगर इराक आता है तो आप कंफ्यूज मत होना, हम मेसोपोटामिया की ही बात करेंगे, ठीक है। इराक भौगोलिक विविधता का देश है कि उसमें भौगोलिक विविधताएं हैं। जैसे हम इंडिया की बात ले ले तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी भौगोलिक विविधता मिलेंगी आपको। कहीं पर पर्वत मिलेंगे, कहीं पर पठार मिलेंगे, कहीं मैदान मिलेंगे, समुद्र मिलेंगे। तो ऐसी जो इराक है वो भी भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। जब हम इसके पूर्वोत्तर भाग की बात कर रहे हैं कि जो इराक का जो पूर्वोत्तर भाग मतलब ईरान हो गया, इसका पूर्वोत्तर भाग, यहाँ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ मतलब हरे भरे घास भी हैं आपको, यहाँ पर पर्वत वगैरह भी मिलेंगे, मतलब यहाँ पर थोड़ी जो आपके पर्वत श्रृंखलाएं भी मिलेंगी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मिलेंगी इस वाले एरिया में।
ये वाला एरिया जो है आपका उत्तर पूरब की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ और या सिर्फ उसकी ईस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर्वतों की श्रृंखलाएं भी मिलेंगी और आपको यहाँ हर ग्रीनरी मिलेगी, मतलब हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान भी मिलेंगे। और अब अगर पर्वत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ लैंडफिल नहीं होगी, मतलब वहाँ ज़मीन भी होगी लेकिन पर्वत श्रृंखला भी हैं। तो यहाँ पर वृक्षादित मतलब यहाँ जब अच्छी खासी बारिश भी हो रही है, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला भी है, तो वो मतलब वृक्षादित मतलब वृक्षों से ढका होना। एक तरह से वृक्षादित का मतलब होता है वृक्षों से ढका होना। तो उससे कवर्ड आपको यहाँ पर आपके जो माउंटेन्स मिलेंगे, माउंटेन्स रेंज मिलेंगी, इसके रूप में फैले हुए हैं। ये साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने भी। अब देखो जब माउंटेन हिल्स हैं वहाँ पे, और वहाँ मतलब वहाँ से जो आपके जो सफिशेंट मात्रा में पानी भी है वहाँ पे, तो वहाँ से क्या है आपको झरने भी मिलेंगे वहाँ पे स्वच्छ। और यहाँ जंगली फूल भी मिलेंगे। क्यों जंगली फूल, क्यों, ऑब्वियस सी बात है, जब जंगल है तो वहाँ पर जब आपके माउंटेन रेंज है, पानी सफिशिएंट मात्रा में है, तो वहाँ वन आच्छादित मिल रहा है, वो आपको वहाँ वन मिल रहे हैं, तो वहाँ जंगली फूल भी हैं। या अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है, कि मतलब यहाँ अच्छी क्रॉप्स उगाने के लिए हम जो क्रॉप्स उगाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त क्या होती है, बारिश भी होती है। कि क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि वन भी हैं और हिल एरिया भी है, तो यहाँ अच्छी बारिश भी होती है और उसमें अच्छी क्रॉप्स उगाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी के बीच खेती शुरू हुई। देखो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि इस वाले रेंज में खेती कब शुरू हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर खेती करना कब शुरू किया था मानव ने। 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में यहाँ पर खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में अब देखो हमने जो पढ़ा था, ये वाला पार्ट पढ़ लिया था हमने, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट कवर कर लिया। अब हम देखेंगे नॉर्थ वाला कि यहाँ पर आखिर में क्या था। यहाँ पर एक्चुअल में देखोगे आप घास के मैदान मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक तो हाइट पे था। आप हाइट पे देखोगे या तो स्नो से कवर्ड रहता है या वैसे जो भी है, मतलब वहाँ हाइट पे आपको पेड़ों की जगह वहाँ पर क्या मिलेंगे, आपको घास के मैदान मिलेंगे। तो यहाँ आप देखोगे जो यहाँ स्टेपिस घास के मैदान मिलेंगे आपको नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आ जाते हैं। तो यहाँ आपको उत्तर में ऊंची भूमि है, मतलब हाइट काफ़ी है, और यहाँ पर स्टेपिस घास के जो है मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। देखो पहली बात तो ये आजीविका क्या होती है, कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे। आजीविका मतलब जो जीवन जीने के लिए हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो हमारी एक तरह से क्या है, आजीविका है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो आपने देख लिया कि वहाँ हिल एरिया भी है, मतलब माउंटेन रेंज भी है, वहाँ पे आपके प्लेन एरिया भी है, वहाँ पे मतलब माउंटेन रेंज, और वहाँ सफिशियंट आपको रेनफॉल भी हो रहा है, मतलब बारिश भी हो रही है, वहाँ पर पर्वतीय एरिया भी है। तो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पर अच्छी खासी कल्टीवेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे खेती हो रही है। ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ है एक्चुअल में क्या है, वो हाइट पे है, तो वहाँ आपके जो है ज़्यादा मतलब इतना सफिशियंट मात्रा में रेनफॉल भी मतलब उतना नहीं है, होता है या फिर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे घास के मैदान है बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखो जितनी हाइट पे होंगे आप, चलो आप इंडिया की बात ले लेते हैं हम, तो आप उत्तराखंड साइड जाओगे तो जो ज़्यादा हाइट पे नहीं होंगे वहाँ तो आपको पेड़ वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट पे देखोगे आप, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और तो मतलब बर्फ़ की वजह से, स्नो की वजह से वहाँ पर आपको घास ही घास मिलेगी, मतलब ज़्यादा हाइट वाले पेड़ नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादा हाइट पे क्या होता है, आपको वहाँ पर घास मिलती है। तो यहाँ नॉर्थ की तरफ क्या है कि नॉर्थ का जो एरिया है काफ़ी हाइट पे था, तो वहाँ आपको स्टेपिस घास के मैदान मिले। अब ऑब्वियस सी बात है, घास के मैदान है, मनुष्य घास तो नहीं खाएगा इंसान, वो बाकी चीज़ें क्या करेगा फिर। तो यहाँ उसको मतलब अब उधर तो खेती हो रही है तो मनुष्य खेती करके अनाज पैदा करके खा रहा है। इधर क्या है कि यहाँ उनका जो आजीविका का साधन है एग्रीकल्चर है, उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ जो उनके आजीविका का जो साधन बनेगा एग्रीकल्चर का, वो पशुपालन बनेगा खेती की तुलना में। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ घास के मैदान है तो पशु पालेगा, क्योंकि घास खाने का काम पशु करेंगे, और फिर वो क्या करेगा, पशु से उसको जो दूध मिलेगा, बाकी की और भी चीज़ें, ऊन भी मिलेगी उसको, मांस भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो उसको मतलब जो आजीविका का उसका साधन क्या था, यहाँ पर पशुपालन था।
सर्दियों की वर्षा के बाद मतलब यहाँ पर जो सर्दियों में बारिश होती थी, मतलब इस हाइट पे जो सर्दियों में नॉर्थ की तरफ जो बारिश हो जाती थी, उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी घास हो जाती थी। तो यहाँ क्या होता था, भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास के से अपना भरण पोषण करती है। और पूर्व में दज्जा फरात की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। अब आ जाओ, अब मैंने आपको देखो नॉर्थ भी बता दिया था, ठीक है, कि यहाँ क्या था, किस तरह की जो जोग्राफिकल मतलब एरिया था। यहाँ हमने जो नॉर्थ भी पढ़, सॉरी एक मिनट, नॉर्थ पढ़ लिया था हमने, नॉर्थ ईस्ट पढ़ लिया था। अब ईस्ट की बात आती है कि ईस्ट में क्या था, मतलब एक्चुअल में क्या था। तो हम जब ईस्ट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जो ईस्ट में है वहाँ पर आपको यहाँ जो एक तरह से ईरान दिख रहा है ना आपको, ये ईरान। तो यहाँ ये आपको दजला नदी दिख रही है, ठीक है, दजला नदी दिख रही है। तो इस नदी की ट्रिब्यूटरीज, मतलब यहाँ छोटी छोटी, देखो ये बहुत बारीक सी लाइन दिख रही होंगी आपको, और इन लाइनों में भी और भी लाइनें ये दिख रही होंगी, ये लाइनें। तो ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। जो आपकी मेन रिवर हो गई दजला, ठीक है, वो आपकी जो मेन नदी हो गई वो दजला हो गई, फिर उसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर जो आपका ईरान है यहाँ पर एक परिवहन का काम कर रही है, मतलब आने जाने के। ये जो हिल एरिया हमने देखा ना, यहाँ पर हिल एरिया है, तो इन हिल एरियाओं में जाने का एक परिवहन का अच्छा रिसोर्स थी यहाँ पर, कि यहाँ से आने जाने का इजी वे थी यहाँ पर ईरान की पहाड़ियों में जाने का। तो दक्षिण भाग जो था, अब देखेंगे हम जो दक्षिण हिस्सा, ये वाला जो दक्षिण हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर क्या था आपका, ये दोनों जो नदियों का हिस्सा है, एक बार ये देख लो, यहाँ बेबीलोनिया और उरुक और उर दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको रेगिस्तान मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा। और आप देखोगे कि सबसे पहले यही लेखन कला और शहरी जीवन विकसित हुआ था। अब आप कहोगे यहाँ हिल स्टेशन था, मतलब हिल एरिया था, यहाँ पर अच्छा खासा कल्टीवेशन हो रहा था, एग्रीकल्चर हो रही थी, यहाँ पर खेती हो रही थी अच्छी खासी, वहाँ लोग नहीं रह रहे। यहाँ आप देखोगे यहाँ पशुपालन चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी उपजाऊ जो मैदान वगैरह मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर यहाँ मतलब ट्रांसपोर्ट का भी साधन मिल रहा है। वहाँ पे भी नहीं, लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं, यहाँ रहने की क्या वजह है, जबकि डेजर्ट है यहाँ, और जबकि यहाँ ज़्यादा पब्लिक रह रही थी। यहाँ सबसे पहले एक सिविलाइज कल्चर कह सकते हैं, जो लेखन कला या शहरी लाइफ, यहाँ सबसे पहले। रीजन क्या है, देखो आप ये दो नदियां देख रहे होंगे, दजला और फरात, जो इन दो नदियों के द्वारा जो भी अपने साथ बहा कर लाया जाता था, जो भी निक्षेप, उनका जमाव यहाँ कर दिया जाता था। ये नदी का एक डेल्टा बनाती थी, और यहाँ इससे क्या होता था, उपजाऊ जमीन बन जाती थी। अब जहाँ उपजाऊ बनेगी वहाँ कल्टीवेशन तो होगा ही होगा, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, कल्टीवेट के लिए बहुत अच्छा जो एरिया बन जाता था, बहुत उपजाऊ भूमि बन जाती थी, मिट्टी बन जाती थी। इसीलिए लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। दक्षिण भाग एक रेगिस्तानी है, और यह वह है यहाँ सबसे पहले लोक लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रादुर्भाव मतलब यहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। इन रेगिस्तानों में शहर के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। मतलब ये जो डेजर्ट वाले एरिया थे, यहाँ इतनी कैपेबिलिटी थी कि ये लोगों का पेट पाल सके। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ इन दोनों नदियों का जो था, वो जो उसके साथ जो डेल्टा लेके आती थी, मतलब डेल्टा बनाती थी, इन द सेंस जो निक्षेप लेके आती थी, जो अपने साथ जो भी पार्टिकल्स वगैरह, सिल्ट वगैरह जो बहा कर लाई जाती थी, उसका जमाव ये यहाँ कर देती थी। इस वजह से ये क्या था, एरिया बहुत कल्टीवेटेड था एग्रीकल्चर के रूप से। तो यहाँ बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता था, क्योंकि दजला और फरात नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकल करके, मतलब वो नॉर्थ के पहाड़ों से निकल के आ रही हैं। आपकी ये नदियां देखो, इधर वाले उसमें मैप में देख लो, ये देखो नॉर्थ से निकल के आ रही हैं नदियां, और यहाँ आके वो कर रही हैं, डिपोजिट कर रही हैं, इसको जमा रही हैं, यहीं पे सबमिट कर रही हैं। पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती है। जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती है, मतलब जब बाढ़ आ जाती है अथवा उनके पानी में सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था,
तब यह उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर क्या कर देती थी, जमाव कर देती थी। या तो खेतों में सिंचाई के लिए पानी ले जा रहे हैं ये लोग नॉर्थ की तरफ, या कैसे उधर से लेके आ रहे हैं, या फिर कुछ और होता था, तो ये जो क्या करती थी मिट्टी, जो अपनी उपजाऊ मिट्टी है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती थी, जमा देती थी। ये आपको एक मैप दिख रहा है, ये मेसोपोटामिया के पर्वत और स्टेपीज और रेगिस्तान और दक्षिण का एक सिंचित क्षेत्र दिखा रखा है कि कैसे कैसे ये एरिया था आपका। यहाँ आपको दिखा रखा है, यहाँ स्टेपीज थी आपकी एक तरह से, यहाँ आपको असीरिया ये दिखा रखा है आपका एरिया, जो ये इधर दिखा रखा है, ये बेबीलोनिया शहर दे रखा है, ये मरुस्थल वाला एरिया दिखा रखा है आपका, या इधर ईस्ट वाला जो आपका वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है, ये एक तरह से इंडेक्स बना रखे हैं आप। इंडेक्स में यहाँ देख सकते हो कि ये जो आपका ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये एग्रीकल्चर दे रखा है, और जो आपकी ये डॉट डॉट लाइन बन रखी है ये जो वर्षा से सिंचित या कृषि क्षेत्र का जो दक्षिण सीमा थी वो था, और आपका जो ट्राइंगल शेप में ये दिख रहे हैं ये माउंटेन हिल्स था। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती थी। देखो ये जो आपने दजला नदी के तो हमने ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लिया था, तो अब ये क्या है, ये जो आपकी फरात नदी है ये यहाँ पर ये एंटर कर रही है, तो कई सारी ट्रिब्यूटरीज में ये क्या है, बट रही है आपकी। कई सारी इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें क्या करती है, दक्षिण में जब एंट्री लेती है तो उसके बाद उनमें बट जाती है, कई सारी मतलब उसमें बढ़ जाती है। कभी कभी इन धाराओं में क्या आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, मतलब ये जो इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां होती थी तो कई बार उनमें क्या होता था, बाढ़ भी आ जाती थी। और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम भी करती थी। कई बार जो ये धाराएं हैं, ये हमारी जो धाराएं हैं ये जो निकल रही हैं इसमें दक्षिण की तरफ, ये देखो ट्रिब्यूटरीज जो इसकी निकल रही हैं, जो इसकी सहायक नदियां निकल रही हैं, ये सिंचाई का काम भी करती थी। ये रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ इस रेगिस्तानी एरिया में क्या है, इससे खेती भी की जाती थी, मतलब सिंचाई का काम भी, इरिगेशन का काम भी करती थी, कि जो खेतों में सिंचाई का काम करते हैं वो। रोम साम्राज्य सहित सभी जो पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। कि मतलब जो भी मेसोपोटामिया की जहाँ भी एग्रीकल्चर हो रही थी या जो भी व्यवस्था थी, सारी पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का काम इसी एरिया से होता था, दक्षिण वाले एरिया से। हालांकि यहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी थी। हालांकि जो मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो बारिश होती थी, जितनी रेनफॉल की ज़रूरत होती थी वो कम होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रॉपर एग्रीकल्चर होने के बाद भी यहाँ पर प्रॉपर एग्रीकल्चर होती थी और यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। वजह क्या थी, एक तो ये जो दोनों नदी जो थी दजला और फरात, वहाँ का उपजाऊ जो उसके द्वारा जो सिल्ट वगैरह ला के जमाव किया जा रहा था, उपजाऊ जमीन थी उसकी, जो डेल्टा या बाढ़ के पानी से वहाँ कर उनका निक्षेप हो जाता था, एक वजह ये थी। और दूसरा रीज़न यहाँ पर ये था कि जो फरात की ट्रिब्यूटरीज जो थी, सहायक नदियाँ थी, उनके द्वारा यहाँ से सिंचाई की पूर्ति की जाती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपीज घास के मैदानों, पूर्वी उत्तर मैदानों या पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। यहाँ मतलब एग्रीकल्चर तो होती थी उसके साथ, मतलब तो यहाँ पर मतलब जो भेड़ बकरियां थी, जो स्टेपीज घास के मैदान थी वहाँ पर भेड़ बकरियां पाली जाती थी। पूर्वी उत्तर मैदानों में पहाड़ के ढालों पर भी पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे। मतलब जो ये स्थान है वो जहाँ बाढ़ की नदियाँ आती थी उससे काफ़ी ऊंचाई पर थे, जिनसे भारी मात्रा में क्या होता था, मांस हो गया, दूध, ऊन आदि वस्तुएं इनसे क्या है, हमसे मिलती थी। किनसे, ये जो भेड़ बकरियां वगैरह जो पालते थे उनसे मिलती थी। इसके अलावा जो नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। कि मतलब जो नदियां थी, आप देखोगे दजला फरात ये दो नदियां हैं। अब ये नदियां हैं तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, सफिशियंट मात्रा में यहाँ पानी भी है, तो यहाँ पर जब पानी होगा तो मछलियों की कमी नहीं होगी। ऊपर आप देख ही रहे हो, यहाँ पर आप पशु पाल रहे हो, मतलब स्टेपीज घास की वजह से अब अच्छा खासा आपको वहाँ पर पशु मिल रहा है, तो उससे बाकी नीड्स पूरी हो रही हैं आपकी। दूसरा, आपको फिश भी मिल रहा है यहाँ सफिशियंट मात्रा में। अब आप देख रहे हो यहाँ पर खाने की कोई उस तरह से कमी नहीं है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में यहाँ खजूर के पेड़ भी खूब मिलते हैं, मतलब खजूर भी खूब फल देते थे। यहाँ पर खजूर के पेड़ होते थे, उनसे फल मिल जाता था। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहर का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। लेकिन अगर हम ये देख लें कि ये जो सभ्यता थी यहाँ पर, यहाँ के गाँव बहुत ही मतलब डेवलप्ड थे या समृद्ध थे, इसी वजह से यहाँ पर शहरी सभ्यता विकसित हुई, तो ये बात गलत होगी।
कि हम सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर इस बात पर बल नहीं दे सकते, कि इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि केवल सिर्फ यहाँ पर जो ग्रामीण समृद्ध थे इस वजह से यहाँ पर शहरी सभ्यता विकसित हुई। कुछ और भी रीज़न होंगे जिनकी वजह से यहाँ पर जो शहरी सभ्यता विकसित हुई। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी ले लेनी चाहिए कि यहाँ पर और क्या वजह थी जिसकी वजह से यहाँ शहरी सभ्यता विकसित हुई, लेखन कला विकसित हुई। तो इसके बारे में हम जब चर्चा करें उससे पहले हम ये देख लेंगे कि शहरी जीवन है क्या, आखिर जो शहरी लाइफ है वो क्या है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ये टॉपिक कवर करेंगे कि जो शहरी जीवन है वो क्या होता है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ जो क्या वजह रही थी, जो मेसोपोटामिया था वहाँ पर ये सभ्यताएं विकसित होने का, लेखन कला स्टार्ट होने का, वो भी हम आगे कवर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।